हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। ट्रांसफॉर्मर्स आप सबने देखे होंगे, घर के पास बिजली के खंभे पे लगे रहते हैं। उनका काम क्या होता है, वो हाई वोल्टेज जो मेन लाइन होती है हमारी, उसकी वोल्टेज को कम कर देते हैं ताकि हम अपने घर में यूज कर पाए। अब वो ऐसा करता क्यों है, वो जानने के लिए तो यार वीडियो देखनी पड़ेगी ना पूरी। चलो, तो ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स वोल्टेज। मेरे साथ साथ देखना, कंट्रोल्स वोल्टेज। कंट्रोल मतलब इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अब वो ऐसे कैसे करता है जानने के लिए तो उसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन देखना पड़ेगा। तो चलो पहले देखते हैं हम ट्रांसफॉर्मर को बनाते कैसे है, उसके बाद वर्किंग देखते हैं। कंस्ट्रक्शन, CONSTRUCTION, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। देखो, ट्रांसफॉर्मर कुछ नहीं होता, ट्रांसफॉर्मर में बस दो चीजें होती है। एक तो होती है कॉपर की कॉइल्स, दो कॉपर की कॉइल्स होती हैं, और एक सॉफ्ट आयरन का कोर। ऐसा एक ब्लॉक होता है सॉफ्ट आयरन का, ऐसा कुछ स्क्वायर शेप का, है ना। और उसमें इधर कुछ कॉइल्स रहती हैं और इधर कुछ कॉइल्स रहती हैं, यहां पे भी। जो ये वाली होती है इनको बोलते हैं हम प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। और जो इस साइड होती है दैट इज सेकेंडरी कॉइल, कॉइल। इनपुट साइड हमारी प्राइमरी कॉइल एंड आउटपुट साइड वाली हमारी सेकेंडरी कॉइल। अब बस इतना ही होता है, ठीक है। दो कॉपर की कॉइल लगी हुई है, दिस इज अवर सॉफ्ट आयरन कोर। इसको भी लेबल कर देता हूं मैं, सॉफ्ट आयरन कोर, आयरन कोर। अब हम क्या करते हैं, हम अपनी प्राइमरी कॉइल में इनपुट देते हैं। इनपुट क्या देंगे हम, वोल्टेज। कुछ भी हमने दे दिया यहाँ पे वी प्राइमरी। और जैसे ही हम यहाँ इनपुट देते हैं, वोल्टेज देते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है जिसको हम बोलते हैं वी आउटपुट या वी सेकेंडरी। अब बताओ ऐसे कैसे हो सकता है, इन दोनों के बीच में तो ना तार लगी हुई है ना कुछ हो रहा है ना। तो उधर आउटपुट हमारे पास कैसे मिल रहा है, यहां यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या यूज होता है, प्रिंसिपल क्या है इसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका प्रिंसिपल है। अब देखो, जैसे ही हम यहाँ पे प्राइमरी कॉइल में कुछ वोल्टेज देंगे, प्राइमरी कॉइल में कुछ करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा किसमें, प्राइमरी साइड। जैसे ही प्राइमरी कॉइल में करंट आएगा, हमने ये पढ़ा हुआ है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये जो कॉइल है हमारी करंट कैरिंग कॉइल, दिस बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। एक तरफ नॉर्थ आ जाएगी, एक तरफ साउथ। तो यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी इधर से, और इधर कुछ एंटर हो रही होगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ में एंटर होगी। तो जैसे ही प्राइमरी कॉइल में करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, मैग्नेटिक फील्ड बन गई। वाओ, जादू है ना। अब देखो, हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर यूज करा हुआ है। सॉफ्ट आयरन कोर का काम क्या होता है, वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड्स को बाहर नहीं जाने देता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ आई, बोले कहाँ जा रहे हो बाहर, इधर सीधे जाने का मन करता है, बोले कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, इधर मुड़ो, इधर मुड़ो। तो सॉफ्ट आयरन कोर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अपने से बाहर नहीं जाने देता, सारी फील्ड लाइन्स को अपने अंदर रखता है। तो यहाँ से जो फील्ड लाइन आएगी वो यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ आके फिर अंदर। ऐसे ऐसे करके क्या होगा, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का यह पूरा सर्कुलर लूप कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही प्राइमरी कॉइल में करंट आया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। ये मैग्नेटिक फील्ड कहां गई, एंटर्स सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। अब हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था, जिसमें हमने क्या एसी जनरेटर के बारे में पढ़ा था, कि जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, इसके अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स आएगा। फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ कॉइल। इस कॉइल के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसे हम बोलेंगे फ्लक्स। तो अभी एक कर रही है तो फ्लक्स 1 है ना। तो जैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटर करेगी सेकेंडरी कॉइल में, यहां कुछ ना कुछ फ्लक्स होगा, फ्लक्स इज जनरेटेड। और हमें यह पता है कि जब फ्लक्स चेंज करता है फैराडे लॉ के हिसाब से, जैसी फ्लक्स चेंज करेगा यहां पे भी कुछ ना कुछ ईएमएफ आएगा। तो देखो पूरी साइकिल समझो, यहां वोल्टेज आई, करंट फ्लो हुआ, जैसे यहाँ करंट बना मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ गई, सेकेंडरी कॉइल में। सेकेंडरी कॉइल में गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वहां कुछ फ्लक्स डेवलप हुआ। अगर वो फ्लक्स चेंज हुआ तो यहाँ हमें ईएमएफ मिल जाएगा। अब वो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ी हुई होगी, कम होगी, वो डिपेंड करेगा हम ये टर्न्स कैसे रख रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताता हूँ। पहले तुम यहाँ देखो, यहाँ फ्लक्स चेंज कैसे करेगा, हाउ फ्लक्स चेंज, तुमने तो देख रहे हो अभी।
अभी तुमने देखा कि यार अभी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो हम चेंज कैसे करेंगे? देखो, ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है? एसी सोर्स की वोल्टेज को बढ़ाना या कम करना। मैं तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि निकोलस टेस्ला ने बहुत सारे काम करे थे एसी को लाइक पब्लिकली करने के लिए, कि सारे लोगों को एसी करंट मिले। तो अभी भी हम जो घर में यूज करते हैं, जो हमारी मेन लाइन से आता है, वो एसी करंट आता है। तो जो क्या बोलते हैं, ये ट्रांसफार्मर है ना, इसका काम सिर्फ इतना है कि वो एसी सोर्स को की वोल्टेज को बढ़ाए या कम करे। डीसी सोर्स में काम नहीं करता ये वाला ट्रांसफार्मर। तो अगर एसी सोर्स है तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज करती रहेगी, चेंजेस विथ टाइम। हमने पढ़ा था ना एसी सोर्स में क्या होता है? एसी सोर्स में क्या होता है? वोल्टेज या करंट जो भी है एसी सोर्स का, वो इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, डायरेक्शन भी चेंज करता है। कैसे? यहाँ पे देखो, वोल्टेज और टाइम। तो टाइम के साथ पहले इंक्रीज होगी, फिर डिक्रीज होगी, जीरो होगी, फिर नेगेटिव में जाएगी, इंक्रीज होगी, फिर जीरो। ऐसे करके कुछ कर्व होती है हमारी एसी सोर्स की। तो देखो, यहां जैसे जैसे हमारी प्राइमरी कॉइल में जैसे जैसे वोल्टेज चेंज होगा, करंट की वैल्यू भी चेंज होगी। तो फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा है मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, ठीक है? आई इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस विथ टाइम, चेंजेस विथ टाइम, है ना? क्योंकि एसी सोर्स है, एसी सोर्स में क्या होता है? टाइम के साथ करंट या वोल्टेज कुछ भी है, दोनों चीजें चेंज होती रहती है। तो टाइम के साथ साथ प्राइमरी कॉइल में क्या बोलते हैं, चेंज होगा करंट या वोल्टेज, प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा। अब देखो, हमें ये पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी करंट कैरिंग कॉइल की, दैट डिपेंड्स ऑन द करंट। अगर करंट चेंज हो गया तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज। और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी बढ़ेंगी या कम होगी। इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेंगी या कम होगी, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर है। जितना चेंज यहाँ होगा उतना ही चेंज मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे भी होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज करेंगे, इससे क्या होगा? फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल चेंज, सेकेंडरी कॉइल चेंज। क्या हो रहा है? यहां हम करंट दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, वोल्टेज बढ़ाते या कम करते हैं ट्रांसफार्मर से। तो यहां हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया, करंट आया कुछ ना कुछ, करंट बढ़ा कम हुआ, उससे क्या हुआ? यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो बढ़ी कम हुई, टाइम के साथ चेंज हो रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम ज्यादा हो रही है। यहाँ पे जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होती है उसे हम बोलते हैं फ्लक्स। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइन ही चेंज हो रही है, मतलब कभी 2, कभी 3, कभी 4 ऐसे चेंज हो रही है, तो फ्लक्स भी चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो हमें फेरेडे भाई साहब ने बोला था कि भाई ईएमएफ इंड्यूस होगा, उससे हमारे यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगी, ठीक है? तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है बेसिकली, कि कैसे हमारा ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। चलो इसे नोट करो, मैं रख करता हूँ। देखो, अब हमें ये पता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, वो क्या होता है? ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है? ईएमएफ इक्वल टू एन डेल्टा फाई, सॉरी डी फाई नहीं, ये तो डिफरेंशिएशन क्लास 12th का हो गया, डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई क्या होता है? डेल्टा फाई इज चेंज इन फ्लक्स, फाई से हम फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ये पता है कि ईएमएफ की वैल्यू इतनी होती है, दोनों तरफ का हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे और हमें वहां से पता चल जाएगा कि हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनपुट वोल्टेज पे कैसे डिपेंड कर रहा है। चलो निकालते हैं। अब देखो, ये एन क्या होता है? यहाँ पे एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं यहाँ पे सपोज सोच लो एन प्राइमरी साइड एनपी टर्न्स है और सेकेंडरी साइड एन एस टर्न्स है ना? चलो, तो ईएमएफ प्राइमरी, ईएमएफ और वोल्टेज इन प्राइमरी सोर्स इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इनटू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और V सेकेंडरी इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में कितने टर्न्स है, इनटू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक चीज बताई थी कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगी, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ होगी, उतनी यही होगी। तो इसका मतलब फ्लक्स दोनों में सेम है, और जैसे जैसे यहाँ चेंज होगा वहां भी चेंज होगा, जैसे यहाँ चेंज होगा वैसे वहां चेंज होगा, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस टाइम में। तो इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे फ्लक्स यहाँ चेंज करेगा वैसे वैसे यहाँ भी चेंज करेगा। इसका मतलब डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इज कांस्टेंट, दोनों के लिए डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी सेम है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ चेंज हो रहा है वैसे यहाँ चेंज हो रहा है ना? तो हमें पता है डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू निकालते हैं। डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी इस इक्वेशन से देखो क्या आएगा, वीपी, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा डिवाइड में, इक्वल टू वीपी बाय एनपी, और यहीं से हम ये भी निकाल सकते हैं वीएस बाय एनएस, एनएस यहां से इधर आएगा तो
क्या हो जाएगा VS/NS। ठीक है, इसे तो काट दो, ये तो हमें मतलब सिर्फ इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए लाया था मैं। अब यहाँ से मुझे सेकेंडरी कॉइल में जो है करंट सॉरी वोल्टेज उसकी वैल्यू मिल जाएगी। VS किसके बराबर हो जाएगा, VS इक्वल टू NS/NP इंटू VP। अब देखो मुझे सब पता है, मुझे ये भी पता है कि मैं प्राइमरी साइड कितनी वोल्टेज लगा रहा हूँ, मुझे ये भी पता होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल कितने हैं और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कितने हैं। तो मुझे ये तीनों वैल्यूज पता है, उसकी वजह से या उसकी मदद से मैं इजीली सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज निकाल सकता हूँ। तो ये इक्वेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ट्रांसफॉर्मर की। और इसी इक्वेशन से रिलेटेड एक और चीज है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले तुम इसे नोट करो। अब देखो हम पे VS का फॉर्मूला क्या आया था, VS इक्वल टू NS/NP इंटू VP। यहाँ पे NS/NP एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यही इसी पे डिपेंड कर रहा है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा वो कितना होगा, क्योंकि इनपुट वोल्टेज तो हमारा फिक्स्ड है। इन चीजों पे डिपेंड करेगा कि आउटपुट वोल्टेज हमारी बढ़ेगी या कम होगी। तो अगर NS/NP जिसको हम टर्न रेशियो भी बोलते हैं, टर्न रेशियो भी बोलते हैं, या तो वो 1 से ज्यादा हो सकता है, ग्रेटर देन 1, या वो लेस देन 1 हो सकता है, लेस देन 1। दो ही कंडीशन है ना, 0 तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, दोनों में 0 टर्न्स है। या तो 1 से ज्यादा होगा या तो 1 से कम होगा। अब देखो 1 से ज्यादा होगा तो क्या होगा, अगर NS/NP 1 से ज्यादा है, NS/NP इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो क्वांटिटी है वो 1 से ज्यादा है, कुछ सपोज 2 मान लो, तो जो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज आएगा दैट विल इक्वल टू ट्वाइस द वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, 2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, जब भी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होगी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से, तो हमारी वोल्टेज इंक्रीज करेगा। इसी को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज सेकेंडरी इज इंक्रीज्ड, और इसी को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और अगर लेस देन 1 है, इसका मतलब NP इज ग्रेटर देन NS, या हम ये बोल सकते हैं NS लेस देन NP, तो इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इससे क्या होता है, स्टेप डाउन से वोल्टेज कम हो जाएगी। अगर देखो NS छोटा है, NP बड़ा है, NP की वैल्यू कुछ मान लो हमारी है 2 और NS की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा VS इक्वल टू VP/2। तो इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इनपुट वोल्टेज, कम हो गई। इनपुट में कुछ 10 आई थी तो आउटपुट हमें 5 ही मिलेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं उसे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि क्या कर रहा है वो वोल्टेज को कम कर रहा है। अब देखते हैं कि ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ये सब हम यूज क्यों करते हैं। और भी चीजें हैं इसमें थोड़ी, वो भी बताता हूं मैं। जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, कोई भी ट्रांसफॉर्मर है, उसमें एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, है ना, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व रहती है हमेशा। क्यों, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। भाई हमारे महान साइंटिस्ट बोल के गए हैं कि एनर्जी कभी भी तुम बना नहीं सकते, कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ कैसे कर देंगे हम। अब यहाँ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, देखो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज ट्रांसफरिंग इनटू मैग्नेटिक एनर्जी, उसके बाद मैग्नेटिक एनर्जी फिर यहाँ पे आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। बट कोई भी ट्रांसफॉर्मर हो, कुछ भी हो, हम आइडियल कंडीशन मान रहे कि हमारे कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो जितनी एनर्जी यहाँ पे होगी प्राइमरी साइड, उतनी एनर्जी सेकेंडरी साइड होगी, है ना। इसी से तुम्हें पता चलेगा कि हम क्यों यूज कर रहे हैं स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। देखो अगर हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की बात करें, स्टेप अप या स्टेप डाउन की भी, पहले दोनों की बेसिक कंडीशन देख ले, तो दोनों में कहाँ आएगी। हमें पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, VIT। तो V प्राइमरी, V सेकेंड, VP करंट इन प्राइमरी इंटू टाइम इक्वल टू V इन सेकेंडरी इंटू करंट इन सेकेंडरी इंटू टाइम। यहां से टाइम हमने काट दिया, यहां से हमें क्या वैल्यू मिली, VS/VP इक्वल्स टू VS/VP इक्वल टू IP/IS, IP/IS। यहां से हमें ये इक्वेशन बनी, ये है इनका करंट इक्वेशन, इससे हम करंट निकाल सकते हैं दोनों कॉइल्स में। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि एनर्जी का फॉर्मूला तो VIT होता है, ठीक है,
और यहाँ से हमें ये पता चल रहा है, या एनर्जी हमारी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन क्या बोलता है, VIT की वैल्यू सेम है। अगर मैं वोल्टेज को 2V कर दूंगा तो मेरा करंट कितना होगा, जैसे हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कर रहे थे ना, वोल्टेज को हम डबल करते रहते थे, ठीक है। वही देखो यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज क्यों करते हैं, तुम्हारे काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैंने वोल्टेज 2V कर दी तो मेरा क्या हो गया, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो मेरी करंट कितना हो जाएगा, देखो सेकेंडरी कॉइल में, तो V की जगह 2V लिख दो, VIT जो पुराना वाला था इक्वल टू 2V I न्यू इंटू T। अब T से T कट गया है ना, और क्या बोलते हैं V से V कट गया, तो जो I न्यू आया दैट इज इक्वल टू I/2। जो पुराना करंट था हमारे सेकेंडरी कॉइल में या कहीं पे भी, एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ हम, जैसे ही मैंने वोल्टेज बढ़ाई मेरा करंट कम हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, सॉरी करंट कम होता है ना। एनर्जी कंजर्वेशन बता रहे हैं हमें, ये लॉ कभी फेल नहीं हो सकता। अगर हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा करंट कम होगा इन ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ओम्स लॉ ये मत बोलना, ओम्स लॉ वायलेट कर दिया कि वोल्टेज बढ़ाने से हमारा करंट कम हो रहा है, यहाँ ओम्स लॉ नहीं लग रहा हमारा। ये बात तुम्हारे कंफ्यूजन की भी आएगी कि यार वोल्टेज बढ़ाने से यहाँ पे करंट कम क्यों हो रहा है। यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने से करंट कम इसलिए हो रहा है भाई, क्योंकि हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, नॉट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वायलेट तब होगा यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है, इट्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे ये दोनों तारे आपस में जुड़ी हुई नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज या करंट आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आ रहा है तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं, ना कि ओम्स लॉ। अगर मैं आगे यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ कन्वर्ट लगा दूंगा तो डेफिनेटली यहाँ की वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना। वो तो अलग बात हो गई। अगर इस वोल्टेज सोर्स में मैंने आगे रेजिस्टर लगा दिया तो ओम्स लॉ तुम यहाँ लगा सकते हो, बट इसके अंदर ओम्स लॉ नहीं लगेगा, है ना। अंदर तो हमारी एनर्जी कंजर्वेशन ही लगेगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो मेरा करंट कम हो रहा है। और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का मेन काम क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हमारी वोल्टेज को बढ़ाते हैं, ठीक है। वो कहाँ लगे रहते हैं, हमारे डैम्स में होते हैं स्टेप अप से क्या हो रहा है, वोल्टेज तो बढ़ रही है लेकिन करंट कम हो रहा है ना। ट्रांसफॉर्मर में करंट कम हो रहा है। अब करंट कम हो रहा है, उससे हमें फायदा क्या मिल रहा है बताओ। इससे हमें ये फायदा मिल रहा है कि हमारी एनर्जी लॉस कम होगी। एनर्जी लॉस पता है तुम्हें क्या होता है, किसी भी रजिस्टर में अगर हम करंट डाल रहे हैं, ठीक है, तारों में रजिस्टर लगा रहता है, अगर उसमें हम करंट डाल रहे हैं, हमने डाला बढ़िया करंट डाला, है ना। एनर्जी लॉस कितनी करेगा वो, एनर्जी कंज्यूम कितना करेगा, I² RT। तो हमें ये पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर मैं करंट को 1 लूंगा, अगर मैंने करंट को 1 लिया तो एनर्जी कितनी लॉस करेगा वो, 1 का स्क्वायर 1 RT। अगर मैं एनर्जी करंट की वैल्यू 2 ले लूंगा, करंट की वैल्यू अगर मैंने 2 ले ली तो हमारा ये I² RT की इक्वेशन के हिसाब से एनर्जी लॉस कितना होगा, 4 RT। तो देखो यहाँ पे जैसे ही मैं करंट 1 एम्पेयर से 2 एम्पेयर कर रहा हूँ, मेरा एनर्जी लॉस सीधे 4 गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें करंट जैसे ही हम बढ़ा रहे हैं हमारा एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, हम बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, हीट में हो रही है, साउंड में हो रही है। सुना होगा ना तुमने, तारों के नीचे घूम घूम आवाज आती रहती है, तो वो सब क्या है, एनर्जी लॉस ही तो है। हम चाहते हैं हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो, इसीलिए हम उसकी वोल्टेज इतनी ज्यादा बढ़ा देते हैं कि जो हमारा करंट है वो मिनिमम हो जाए, और हमारी जो बिजली की तारें हैं, मतलब जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है, वोल्टेज हम भेज रहे हैं जैसे दूसरी जगह, वो बहुत दूर दूर तक चले जाए, बट उसमें हमारा लॉसेस कम हो। लॉस कम करने के लिए ही हमने करंट कम करा, क्योंकि एनर्जी लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर। इसीलिए हम स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं हमारे डैम्स में। और जैसे ही हमारे घर के पास आते हैं, जो तुमने घर के पास छोटे छोटे ट्रांसफॉर्मर्स देखे होंगे, वो क्या करते हैं, वो जो मेन लाइन से करंट आ रहा है तुम्हारा, बहुत ज्यादा हैवी लोड है ना, बहुत हाई वोल्टेज का आ रहा है, उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, लो वोल्टेज में, 220-240 वोल्ट में। क्यों, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्मर से तुम्हारे पास वोल्टेज आ गई, सब आ गई, तो अब ओम्स लॉ वैलिड है, ठीक है। आउटपुट साइड आ गए हो तुम, आउटपुट साइड तो ये तुम्हारा घर है, यहाँ पे तुम्हारा घर में तुम तार कनेक्ट कर रहे हो, तुम्हारा घर है यहाँ तुम्हारा ओम्स लॉ लगेगा। यहाँ तुम अगर इतनी हजारों वोल्टेज की तारें होती हैं, इतनी वोल्टेज अपने घर में लगा दोगे ना, हर चीज फूट जाएगी, बहुत ज्यादा करंट आएगा, है ना। चलो अब ये चीज समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, वहां से तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, VS/VP = IP/IS और VS = NS/NP ×
वीपी, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब बात कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स के तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करोगे। तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस दिख रहा हूँ, ठीक है, फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला फॉर्मूला क्या था, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू NS बाय NP इंटू VP, और हमारे पास क्या था, VS बाय VP इक्वल टू IP बाय IS, ठीक है। अब ये हम यूज करेंगे। तो मेरा एक इकलौता क्वेश्चन है तुमसे ये, इसे खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो यार तुम, है ना। चलो ये मेरा ट्रांसफॉर्मर है, ऐसे करके मैं ट्रांसफॉर्मर को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। दोनों तरफ कॉइल बना दी और बीच में दो डंडे खींच दिए, ठीक है। 100 ओम, यहां लगाया मैंने 100 वोल्ट। NP की वैल्यू है मेरी 10, NS की वैल्यू है मेरी 40, ठीक है। पहली बात तो मुझे बताओ कि मेरा वोल्टेज जो है ये ट्रांसफॉर्मर वो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, और अगर स्टेप अप है या स्टेप डाउन जो भी है, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी ये बताओ मुझे, ठीक है। स्टेप अप या स्टेप डाउन देखो पहले, स्टेप अप में क्या होता है NS बाय NP, और स्टेप डाउन में NP बाय NS, NP ग्रेटर देन NS, ठीक है। ये डाउन है, डाउन, डूम लिख दिया, डॉक्टर डूम, डाउन है ये, डाउन, और ये क्या है, वो बन जा भाई ये क्या है, स्टेप अप। तो यहाँ देखो NS की वैल्यू 40, NP की वैल्यू 10, 40 ग्रेटर देन, हाँ सही है। तो ये स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। अब मुझे क्या निकालना है, वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, तो VS निकालो। VS का फॉर्मूला क्या है बताओ, NS बाय NP इंटू VP। तो यहाँ पे NS कितनी है 40, NP कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल 10, इंटू VP, प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज कितनी है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट, 0 से 0 कटा, यहाँ क्या आ गया 400 वोल्ट आंसर। चलो मेरा दूसरा सवाल तुमसे ये है, करंट इन सेकेंडरी यानी कि IS के लिए हम कौन सा, IS PCS IS हैं, IS वायस बनो, पढ़ाई लिखाई करो। चलो यहाँ देखो, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि हमें VS भी पता है, VP भी पता है, और नहीं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला बाद में यूज करेंगे। ये वाला फॉर्मूला भी हम क्यों यूज नहीं करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि सॉरी क्योंकि हमें IS और IP दोनों नहीं पता। अगर हमें IP भी पता होता तो हम कर लेते हैं फॉर्मूला यूज। अभी यहाँ पे दोनों चीजें नहीं पता हमें, तो हम नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। यहाँ हम क्या लगा लेंगे, सीधा ओम्स लॉ। अब तुम बोलोगे कि मैंने अभी बोला यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लग रहा है, तो मैं ओम्स लॉ क्यों लगा रहा हूँ भाई, क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे ओम्स लॉ? इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फिनोमेना था वो पूरा इसके अंदर हो चुका है। यहाँ बाहर उसको जो वोल्टेज मिल रहा है वो तो रजिस्टर के तारों से ही कनेक्टेड है, तार से कनेक्टेड है ना, एक तार लगी हुई है फिर कनेक्टेड है ना, गुड टू गो, है ना। तो यहाँ हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। जब ट्रांसफॉर्मर के अंदर सारा मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना जो भी था हो गया खत्म, वोल्टेज मिल गई मेरे को मेरे घर पे, अब तो मैं ओम्स लॉ लगाऊंगा ना। चलो लगाओ यहाँ पे ओम्स लॉ। आई की वैल्यू क्या होती है V बाय R, वोल्टेज कितना मिल रहा है हमें 400 वोल्ट सेकेंडरी कॉइल में, और रजिस्टर की वैल्यू 100, कितना आ गया 4 एम्पियर आंसर। अब मुझे बताओ करंट इन सेकेंडरी कॉइल, सॉरी प्राइमरी कॉइल, IP कैसे निकालेंगे हम, IP के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब VS बाय VP, VS कितना है 400, VP कितना है 100, इक्वल टू IP कितना है पता नहीं, वही तो निकालना है भाई। IS कितना है 4, 2 0 से 2 0 कटा, यहाँ से IP की वैल्यू आ गई 16 एम्पियर। अब यहाँ देखो भाई, यहां से हम यहां जा रहे हैं, जब यहाँ हम सॉरी नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी में हम जा रहे हैं। जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी में जा रहे हैं, हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है बट हमारा करंट कम हो रहा है। देखो यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है, इधर से इधर जाने में वोल्टेज 16 से सॉरी करंट 16 एम्पियर से 4 एम्पियर ड्रॉप हो गया, 16 से 4 पहुंच गया सीधा, बट वोल्टेज बढ़ गई। वोल्टेज कितनी थी यहाँ पे, वोल्टेज यहाँ पे 100 थी, 100 वोल्ट, और यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 400 वोल्ट, है ना। चलो अब अगर हम यहां से वो निकालने की कोशिश करें, क्या बोलते हैं एनर्जी पावर, ये सब चीजें की एनर्जी कंजर्वेशन लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। VIT होता है एनर्जी का फॉर्मूला, लगाओ दोनों में। प्राइमरी में देखो VIT, वोल्टेज कितनी है 16, टाइम ले लो 1 सेकंड, 1 सेकंड में बताओ कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है। पावर सॉरी 1 सेकंड में बताना कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। प्राइमरी साइड देखो, प्राइमरी साइड में करंट कितना है 16, वोल्टेज कितनी है 100, तो वोल्टेज 100, VI है कितना 16, और T कितना है 1 सेकंड, यहाँ से कितनी वैल्यू हो गई 16 इंटू 1 16, 1600 जूल। और सेकेंडरी में क्या है हमारी, वोल्टेज कितना है 400, करंट कितना है 4, और टाइम यहाँ भी 1 सेकंड, 4 जगह 1600 हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन सॉरी वैलिड हुआ। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं,
ट्रांसफार्मर के अंदर हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि वहां पे हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना हो रहा है। और ट्रांसफार्मर के बाहर हमारा बेसिक जैसे ओम्स तो चलता आ रहा है, यहाँ पे 10 रजिस्टर लगा दो, सीरीज पैरेलल कर दो, कुछ भी कर दो, सब कर दो, सब चलेगा। बट ट्रांसफार्मर के अंदर नहीं। ट्रांसफार्मर के अंदर तुम्हें यही लगाना पड़ेगा। ये कहा गया, ये वाला और ये वाली चीजें है ना, ठीक है। ट्रांसफार्मर के अंदर तुम ओम्स लॉ नहीं लगाओगे, क्योंकि वहाँ पे ओम्स लॉ वायलेट होता है। वो वायलेट तो क्या होता है, एप्लीकेबल ही नहीं होता। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं ऐसी वीडियोस क्योंकि बनाता रहता हूँ, ठीक है। तुम्हें बढ़िया, बहुत बढ़िया काम आएगी एग्जाम के टाइम पे। चलो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।